एक समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पत्रकारों से पूछते थे, कौन राहुल? राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। आज वही राहुल गांधी लाखों छात्रों के बीच शिक्षा, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो इस सवाल पर है, पेपर लीक पर है। पेपर लीक कैसे होता है, कौन करता है और प्रपोज सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। आज जगह जगह उनके समर्थन में नारे लग रहे हैं। और देश के बहुत से युवाओं को अब राहुल गांधी से उम्मीद दिखाई देने लगी है। कितनी उम्मीद आपको राहुल गांधी से है? मुझे तो राहुल गांधी से बहुत उम्मीद है। अगर वोट चोरी हट जाए तो मैं चाहती हूँ कि राहुल गांधी ही सीट पे आए अगली बार। अब हालात ऐसे हैं कि राहुल गांधी की सभाओं को रोकने के लिए मोदी सरकार को अलग अलग रणनीतियां अपनानी पड़ रही है। देखिए, भाजपा के जो लोग हैं वो डर गए थे, वो डरे हुए थे राहुल गांधी से। उन्होंने सोचा है कि अगर वो परेड ग्राउंड से परमिशन कैंसिल करेंगे और बनमुख स्कूल करेंगे तो छात्र नहीं आएंगे। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि भारी संख्या में बारिश होने के बाद भी भारी संख्या में स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं। तो आखिर ऐसा क्या बदल गया है जिस नेता को कभी राजनीति में गंभीरता से नहीं लिया जाता था? राहुल आज उसी राहुल गांधी की सभाओं से डरने की नौबत क्यों आ गई? क्या सच में राहुल गांधी बदल गए हैं या देश की राजनीति बदल रही है? आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर पूरे देश में सिर्फ राहुल गांधी की ही चर्चा क्यों हो रही है। एक समय पर पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में कुछ पत्रकारों से पूछा था कि कौन राहुल? कौन राहुल? आज उसी राहुल गांधी से डरकर मोदी जी को उनकी सभा रोकने के लिए षड्यंत्र रचना पड़ रहा है। दरअसल 17 जुलाई को उत्तराखंड में दो इवेंट्स थे। एक राहुल गांधी का छात्रों की गूंज और दूसरा कार्यक्रम अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा लोक संवर्धन पर्व, जिसमें जैस्मिन सैंडलर्स को बुलाया गया। अब आप सोचते होंगे कि इसमें नया क्या है। इसमें नया ये है कि बीजेपी का ये जो इवेंट था ये 11 जुलाई से लेकर केवल 15 जुलाई तक होना था। अब जैसे ही सरकार को पता चला कि इसी परेड ग्राउंड में राहुल गांधी का इवेंट 17 जुलाई को होने वाला है, तो सरकार ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया और जैस्मिन सैंडलर्स का कार्यक्रम रखा। अब सोचिए, जिस जैस्मिन सैंडलर्स को बुलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उसका टिकट फ्री रखा गया। लोक संवर्धन पर्व एक प्रोग्राम चल रहा है और उसमें ये जैस्मीन गायिका के तौर पर आ रही है और इनके प्रोग्राम के लिए एंट्री फ्री है। जब सरकार ने राहुल गांधी का इवेंट कैंसिल किया तो कांग्रेस ने ये दावा किया कि उन्होंने 1,70,000 रुपए दिए थे और इस ग्राउंड में इवेंट की उनको परमिशन भी मिली थी। फिर भी सरकार ने उनका परमिशन रद्द कर दिया। फिर कांग्रेस ने लोकेशन चेंज किया और राहुल गांधी का इवेंट एक स्कूल में हुआ। देखो, एक तरफ बीजेपी सरकार ने राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए ग्राउंड की परमिशन नहीं दी और दूसरी तरफ राहुल गांधी के छात्रों की गूंज इस कार्यक्रम में भीड़ कम आए, इसलिए दूसरे 2-3 और कार्यक्रमों का आयोजन करवाया और स्टूडेंट्स को अटेंडेंस का लालच देकर जबरदस्ती वहां लेके गए ताकि राहुल गांधी के कार्यक्रम में भीड़ न आए। सर, जैसे अभी 2-3 रैलीज और हुई है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उसमें पर्सनली वहाँ के खुद के स्टूडेंट्स ने बोला है कि उनको 10% अटेंडेंस बढ़ाएंगे। काफ़ी बड़े यहाँ के जो कॉलेजेस है कि 10% अटेंडेंस। मतलब बीजेपी सरकार ये चाहती थी कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी के कार्यक्रम में जाने वाले बच्चे उनके अपने कार्यक्रम में पहुंच जाए और राहुल गांधी का कार्यक्रम फ्लॉप हो जाए। लेकिन ये उल्टा पड़ गया। भारी बारिश होने के बावजूद भी राहुल गांधी के कार्यक्रम में बेशुमार भीड़ आई और भीड़ के साथ वो लोग भी पहुंचे जिन्होंने इस नीट एग्जाम में अपने बच्चों को खोया है। जो आज मेरी बेटी के साथ हुआ, मेरे साथ जो हुआ, वो किसी दूसरे के साथ ना हो। इसे ही ये कार्यक्रम शुरू होता है तो राहुल गांधी कहते हैं कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है और यहाँ सिर्फ एजुकेशन की बात होगी। This is not a political meeting. This is a meeting that is about the youth of India. उन्होंने ऐसा ही एक कार्यक्रम इससे ठीक एक महीने पहले 17 जून को कोटा में किया था। वहां राहुल गांधी जैसे ही छात्रों को संबोधित करने के लिए मंच पर पहुंचते हैं तो वहां भी राहुल गांधी के नाम के नारे लगने लगते हैं। राहुल गांधी वहां भी कहते हैं कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए नारे मत लगाइए। I want to make absolutely crystal clear that this is not
a political meeting. और वो एक्चुअली सिर्फ एजुकेशन की बात करते हैं। शायद ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एक पॉलिटिशियन बिना पॉलिटिक्स के सिर्फ एजुकेशन पर बात करने के लिए आया था। बाद में राहुल गांधी इसी मुद्दे को समझाने के लिए एक प्रॉपर पीपीटी लेकर दिखाते हैं। इस प्रेजेंटेशन में वो बताते हैं कि सिर्फ नीट की तैयारी के लिए ही बच्चों की फैमिलियां हर साल करीब 1.3 लाख करोड़ रुपीस खर्च करती है। 1.32 लाख करोड़ रुपए हर साल लिए जाते हैं। वो आगे कहते हैं कि जितना पैसा सिर्फ 22 लाख नीट छात्रों के परिवार एक साल में खर्च करते हैं, लगभग उतना ही पैसा सरकार पूरे एजुकेशन सेक्टर पर खर्च करती है। एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि सिर्फ नीट ही नहीं बल्कि एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी और जेईई जैसे बड़े एग्जाम्स को भी जोड़ दिया जाए तो बच्चों की फैमिलियां शिक्षा और कोचिंग पर करीब 3.5 लाख करोड़ रुपीस खर्च करती है। 5 एग्जाम्स, जेंजी फैमिलीज, 3.5 लाख करोड़ रुपया आपके जेब में से निकलता है। राहुल गांधी यहाँ सीधा सवाल उठाते हैं कि जब सरकार का शिक्षा बजट इतना कम है तो आखिर परिवारों को अपनी जेब से उससे 2.5 गुना ज्यादा पैसा पढ़ाई और कोचिंग पर क्यों खर्च करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सिर्फ भाषण नहीं दिया बल्कि कई ऐसे बातें कही जो शिक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री से उम्मीद की जाती है। इसके बाद राहुल गांधी सीधे बच्चों की तरफ मुड़ते हैं और उनसे एक बेहद सीधा सवाल पूछते हैं कि एक्चुअली में नीट की तैयारी करने में कितना खर्चा आता है। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा लगता है बिगिनिंग टू एंड? तब एक स्टूडेंट बताता है कि अगर कोई 11वीं से ही ऑफलाइन अच्छी कोचिंग लेकर तैयारी करता है तो सिर्फ 2 साल की कोचिंग फीस ही करीब 3 से 4 लाख रुपए होती है। अगर आप 11 से आ रहे हो मिनिमम 3 लाख रुपए तो कोचिंग फीस है 2 साल। इसके बाद राहुल गांधी बताते हैं कि सिर्फ खर्चा ही नहीं बल्कि इस पूरी तैयारी का रिस्क भी उतना ही बड़ा है। इसे समझाने के लिए वो एक उदाहरण देते हैं। उनके मुताबिक करीब 3000 उम्मीदवारों में से सिर्फ एक व्यक्ति IAS बन पाता है। वो स्क्रीन पर दिख रहे एक छोटे से डॉट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इस पूरी भीड़ में से सिर्फ एक व्यक्ति IAS बन सकता है। सिर्फ एक व्यक्ति IAS में जा सकता है। इसके बाद वो जेईई और नीट का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि इन परीक्षाओं में सीटें भले ही ज्यादा हो लेकिन यहाँ भी सफल होने के चांसेस बेहद कम हैं। उनके मुताबिक 3000 उम्मीदवारों को इस पूरी भीड़ में से सिर्फ 30 लोग IIT तक पहुँचते हैं जबकि करीब 180 उम्मीदवार नीट के जरिए डॉक्टर बन पाते हैं। 30 लोग वो IIT में जाएंगे। 3000 में से, इस पूरी भीड़ में से 180 लोग नीट में डॉक्टर बनेंगे। उनका मकसद ये दिखाना था कि लाखों परिवार अपनी मेहनत की कमाई, अपनी उम्मीदें और कई बार कर्ज लेकर भी इन परीक्षाओं की तैयारी में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं लेकिन आखिर में सफलता सिर्फ गिने चुने छात्रों को ही मिल पाती है। इस पूरी चर्चा के बाद राहुल गांधी साफ कहते हैं कि मौजूदा एजुकेशन सिस्टम एक स्कैम बन चुका है जिसके अंदर करोड़ों छात्र और उनके परिवार फंस चुके हैं। राहुल गांधी जब बिना किसी राजनीतिक भाषण के सिर्फ छात्रों से बात कर रहे थे तब सोशल मीडिया पर उनकी काफी तारीफ हो रही थी लेकिन ठीक उसी समय बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी सामने आते हैं और राहुल गांधी के दौरे पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना था कि राहुल गांधी नीट परीक्षा से सिर्फ 72 घंटे पहले वहां क्या करने गए थे। Last leg of their preparation, when they need full concentration, you want to create a distraction just in order to fulfill your political ambition. सुधांशु त्रिवेदी के इस पूरे बयान में एक बात साफ नजर आती है, पेपर लीक कैसे हुआ, इसकी जवाबदेही कौन देगा और इस मामले में क्या कार्यवाही होगी। इन सवालों पर बीजेपी की ओर से ज्यादा चर्चा नहीं हुई। वहीं जैसे ही राहुल गांधी इस मुद्दे पर छात्रों से बातचीत करने पहुंचे, बहस का केंद्र पेपर लीक से हटकर उनके दौरे पर आ गया और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। इन सारी घटनाओं के बाद कन्हैया कुमार भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी वहां कोई राजनीतिक रैली करने नहीं गए थे, वो सिर्फ छात्रों से बात करने गए थे। और यह एग्जाम ठीक से होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर के आम लोगों का भरोसा उठ गया है। ये कहने की बजाय कि हम पेपर लीक करने वालों पे सख्त कार्रवाई करेंगे, राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। फिर कन्हैया कुमार योग्यता और मेरिट की बात उठाते हैं
इसी दौरान वो अमित शाह के बेटे जय शाह का जिक्र करते हैं और तंज कसते हुए कहते हैं कि जिसको क्रिकेट खेलना नहीं आता वो बीसीसीआई कैसे चला रहा है। कि जिसको क्रिकेट खेलने नहीं आता है ना, वो बीसीसीआई चला रहा है। यहीं पर कन्हैया कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हैं। वो कहते हैं कि हमारी प्रधानमंत्री को कितना ज्ञान है ये उनके भाषणों में भी दिखाई देता है। प्रधानमंत्री का भाषण सुने हैं कई बार, इतिहास का कितना ज्ञान है उनको। अब चाहे इन बयानों से कोई सहमत हो या असहमत, लेकिन इस वक्त राजनीतिक माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि चर्चा लगातार राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम रही है। एक तरफ एक बार पीएम मोदी ने राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा था, अब उस बालक बुद्धि को तो एक बार अमित शाह ने उन्हें राहुल बाबा कह के संबोधित किया था। राहुल बाबा। इससे भी आगे जाकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमला बोला था। हम महिलाओं को बहुत ज्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है। तो अभी रिसेंटली राहुल गांधी जब छात्रों से मिलने गए, उस पर भी बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल उठाए। You want to create a distraction just in order to fulfill your political ambition. बट दूसरी तरफ राहुल गांधी छात्रों से मिलकर उनके मुद्दों पर बात कर रहे थे। इसी वजह से सोशल मीडिया पर भी उनकी चर्चा पहले से कई ज्यादा होने लगी। कुछ महीने पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बयान दिया था और आज हालात ऐसे हैं कि उनका वही बयान काफी हद तक सच होता दिखाई दे रहा है। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। देखो, राहुल गांधी की कोटा सभा के ठीक 3 दिन बाद 20 जून को सीजेपी ने पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने युवाओं से कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते और सरकार इस मामले में जवाबदेही नहीं लेती, तब तक ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। आगे ये आंदोलन अब पूरे देश भर में बढ़ेगा और जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद बहुत सारे लोग इस प्रोटेस्ट से जुड़ने लगते हैं और इसके साथ ही एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी इस प्रोटेस्ट से जुड़ जाते हैं और बच्चों के भविष्य के लिए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर 28 जून से भूख हड़ताल शुरू करते हैं। वो साफ कहते हैं कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए वो इस प्रोटेस्ट से जुड़े हैं। मैंने जितना देखा है इस प्लेटफॉर्म का कोई रंग नहीं है, ये सब पार्टियों के, सब ख्यालों के लिए खुला है। अब बहुत सारे लोग बोलने लगे कि राहुल गांधी को सीजेपी के प्रोटेस्ट में जुड़ना चाहिए, बट सीजेपी यूथ की आवाज है और इसमें जो यूथ है वो हर पार्टी को समर्थन करने वाले हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी वहां जाते तो ये प्रोटेस्ट एक तरह से कांग्रेस का प्रोटेस्ट कहा जाता। इसके बाद खुद सोनम वांगचुक भी कहते हैं कि राहुल गांधी को इस प्रोटेस्ट में आना चाहिए। कांग्रेस ने संगठन के तौर पे अभी तक दूरी बना रखी है, कोई प्रकट बयान नहीं है उनका भी, जबकि वो मुख्य विपक्षी दल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जरूर आएंगे। अब राहुल गांधी भी पॉलिटिक्स को साइड में रखकर लगातार बच्चों से मिल रहे हैं, तो राजनीति छोड़कर उन्हें भी सीजेपी प्रोटेस्ट को अपना समर्थन देना चाहिए था या नहीं? इस पर आप क्या सोचते हो? कमेंट्स में जरूर बता दीजिए। इसके बाद सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल के ठीक 21वें दिन 18 जुलाई को पुलिस के कुछ लोग बिना वर्दी के सीजेपी प्रोटेस्ट में घुस जाते हैं और सोनम वांगचुक को उठा कर ले जाते हैं। फिर सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके लोगों से अपील करते हैं कि 20 जुलाई को हम इस प्रोटेस्ट को और बड़ा करेंगे और संसद की ओर चलेंगे। 20 जुलाई को लाखों की संख्या में युवा इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं, लेकिन प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करती है, जिसकी पूरे देश में काफी आलोचना होती है। इसके ठीक अगले दिन 21 जुलाई को सरकार की इस कार्यवाही के विरोध में और छात्रों के समर्थन में राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुँचते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर दिल्ली पुलिस उन्हें हिरासत में लेती है। इसके अगले ही दिन 22 जुलाई को राहुल गांधी पेपर लीक मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सरकार के सामने अपनी मांगे रखते हैं। फाइनली जिस इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर के लाखों युवा सड़कों पर उतर आए थे, 25 जुलाई को वही मांग पूरी हुई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देखो, राहुल गांधी भी पेपर लीक का ही मुद्दा उठा रहे थे, इसलिए उन्हें भी युवाओं से भरपूर समर्थन और प्यार मिल रहा है। यही कारण है कि जेनजी से लेकर 50 साल के लोगों तक आज सब राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। इन सारी घटनाओं के बाद एक बात साफ दिखाई देने लगी है, राहुल गांधी लगातार उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिनसे लाखों युवा सीधे जुड़े हैं, इसलिए ज्यादातर लोग उनकी इस राजनीति को पसंद कर रहे हैं।
अब इतना जरूर है कि राहुल गांधी एक बार फिर से देश की राजनीति के सबसे चर्चित नेताओं में शामिल हो चुके हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी आने वाले समय में और भी बड़े राष्ट्रीय नेता बन सकते हैं? क्या वो युवाओं के मुद्दे को इसी तरह उठाते रहेंगे और क्या आप उन्हें भविष्य में प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।